हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नागार्जुन। नागार्जुन जो है वो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं की तथा संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया है। मतलब उन्होंने अपनी रचनाएं तो लिखी ही है, साथ ही अनुवाद कार्य भी उन्होंने किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा और ये उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक हो गया है। तो अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका परिचय एक तरह से ले लेते हैं। तो पूरा नाम इनका जो था वो था वैद्यनाथ मिश्र। अन्य नाम जो जिस अन्य नामों से इन्होंने लिखा वो था नागार्जुन और यात्री। जन्म हुआ इनका 30 जून 1911 मधुबनी जिला बिहार और मृत्यु हुई इनकी 5 नवंबर 1998 दरभंगा जिला बिहार। और पिता इनके थे गोकुल मिश्रपति और पत्नी का नाम था अपराजिता देवी। कर्म क्षेत्र के संबंध में हम सबको पता ही है, ये कवि थे, लेखक थे और उपन्यासकार थे। मुख्य रचनाएं जो थी इनकी वो थी रतिनाथ की चाबी, बलचनामा, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन और वरुण के बेटे। ये इनकी कुछ मुख्य रचनाएं थी। भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल की वो थी हिंदी, मैथिली और संस्कृत। और पुरस्कार भी इन्हें मिले, जैसे कि 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1994 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से ये नवाजे गए। अब थोड़ा सा इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं कि नागार्जुन जो है वो बिहार के मधुबनी जिले के एक गांव सतलखा में 30 जून साल 1911 में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में वैद्यनाथ मिश्र के रूप में जन्म इन्होंने लिया था। 3 साल की उम्र में ही नागार्जुन के सिर से उनकी मां उमा देवी का साया उठने के बाद उनके पिता गोकुल मिश्र ने उनका पालन पोषण किया। और नागार्जुन ने अपनी शुरुआती शिक्षा जो है अपने गांव से ली और फिर वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी चले गए। इसके बाद कोलकाता से इन्होंने अपना बाकी का ज्ञान अर्जित किया और इस दौरान वे आर्य समाज के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और फिर उनका झुकाव जो है वह बौद्ध धर्म की तरफ हो गया। और जिसके बाद वे बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे उनके बारे में जानने और संस्कृत के ग्रंथों और दार्शनिक व्याख्या के लिए श्रीलंका चले गए, जहाँ पर कवि नागार्जुन ने विद्या अलंकार परिवेण से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। अब थोड़ा सा इनके बारे में सम्मान और पुरस्कार भी देख लेते हैं कि कौन कौन से सम्मान और पुरस्कार इन्हें मिले। तो नागार्जुन को साहित्य में उनके द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 1969 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और साल 1994 में नागार्जुन की साहित्य अकादमी फेलोशिप की उपाधि देकर सम्मानित भी किया गया। नागार्जुन को शुरू से संस्कृत, मैथिली, हिंदी, पाली आदि बहुत सी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था और उन्होंने यात्री और नागार्जुन नाम से रचनाओं को मैथिली भाषा में लिखा। इनके व्यक्तित्व पर राहुल सांस्कृत्यायन का बहुत प्रभाव है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो राहुल सांस्कृत्यायन के संयुक्त निकाय का अनुवाद पढ़कर ही उनकी इच्छा हुई कि ये जो ग्रंथ है संयुक्त निकाय, इसको मूल पाली में पढ़ा जाए। इसके लिए वे श्रीलंका चले गए और वहाँ वे स्वयं पाली पढ़ते थे और मठ के भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाते थे। तो एक तरीके से इन्होंने पाली भाषा वहाँ सीखी और संस्कृत भाषा उन्हें वहाँ सिखाई। यहाँ इन्होंने काम चलाओ अंग्रेजी भाषा भी सीखी और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सन 1936 में यही उन्होंने नागार्जुन नाम धारण किया और 1938 में ये भारत लौट आए और बिहार के किसान आंदोलन में सम्मिलित हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें 3 बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। जेल से छूटकर सन 1941 में पुनः गृहस्थ बन गए। इन्हें गांव में रहने के लिए विवश किया गया क्योंकि डर था कि पुनः कहीं भाग ना जाए, इसलिए इन्हें कोशिश की गई कि ये गांव में ही रहे। जीविका के लिए पत्नी को लेकर ये वे फिर पंजाब पहुंचे और सन 1943 में पिता का स्वर्गवास हो गया। तब गांव का सारा उत्तरदायित्व पत्नी ने अपने कंधों पर ले लिया। नागार्जुन जो है अपने स्वभाव के अनुसार घुमक्कड़ी करते रहे और साहित्यजीवी बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता भी इन्होंने ग्रहण की, किंतु सन 1962 में चीनी आक्रमण के बाद सदस्यता इन्होंने छोड़ दी। वे शोषित पीड़ित जनता के खुले पक्षधर हैं। बिहार के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उन्हें फिर जेल हुई और नागार्जुन जीवन भर कुमंतु बने रहे। उन्होंने
जहाँ भी उत्पीड़न होता वहाँ वहाँ पर जनता का प्यार मिलता और तुरंत ही वहाँ पर वे पहुँच जाते। और 87 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 1998 को इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये थे नागार्जुन जिनके बारे में हमने अभी बात की। अब थोड़ा सा इनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो इन्होंने कई तरह की रचनाएं लिखी, जैसे कि कविता संग्रह भी लिखे इन्होंने, प्रबंध काव्य भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो कविता संग्रह के अंतर्गत इन्होंने लिखा युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पतराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था और खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या और ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने और अपने खेत में। तो इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं। और एक इन्होंने खंड काव्य भी लिखा जिसका नाम था भूमांकर। इसके अलावा इन्होंने एक भूमिजा खंड काव्य भी लिखा जो कि एक प्रबंध काव्य था, और दोनों ही इन्होंने काव्य लिखे हैं। इसके बाद बात करते हैं उपन्यास। तो उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने लिखा रतिनाथ की चाची, बलचनामा, वरुण के बेटे, बाबा बटेसर नाथ और दुख मोचन, इमिरितिया, उग्रतारा, जमनिया के बाबा, कुंभी पाक, अभिनंदन जो कि एक व्यंग्य पर इनका उपन्यास था, और नई पौध, पारो, मैथिली और हिंदी दोनों में ही लिखा है इसे, और हीरक जयंत भी इनका मैथिली का प्रमुख उपन्यास है। और इसके अलावा इन्होंने कुछ कहानी संग्रह भी लिखे हैं जो कि है इस प्रकार से है कि आसमान में चंदा तेरे, ये इनका उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने निबंध भी लिखा है। निबंध के अंतर्गत इन्होंने लिखे हैं अन्नहीनम और क्रियाहीनम। और इन्होंने संस्मरण भी एक लिखा है जिसका नाम है एक व्यक्ति एक युग। आलेख संग्रह के अंतर्गत इन्होंने लिखा है आलेख संग्रह की बात हम कर चुके हैं। आलेख यानी कि निबंध संग्रह को ही आलेख कहा जाता है। और बाल साहित्य के अंतर्गत इन्होंने लिखा है कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बाद में भगवान राम के नाम से तथा अब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रकाशित किया गया है, और विद्यापति की कहानियाँ, ये कुछ बाल साहित्य इन्होंने लिखा है। और मैथिली की रचनाओं के अंतर्गत बात करें तो इन्होंने लिखा है चित्रा जो कि एक कविता संग्रह है, पत्रहीन, नग्नगाछ, पका है यह कटहल, चित्रा एवं पत्रहीन नग्नगाछ की सभी कविताओं के साथ 52 असंकलित मैथिली कविताएं हिंदी पद्यानुसार सहित इसमें संकलित हैं। और पारो एक उपन्यास है जो इन्होंने मैथिली में लिखा, और इसके अलावा इन्होंने नवतुरिया को भी लिखा। तो हिंदी की प्रगतिशील कवियों में नागार्जुन का विशेष स्थान। नागार्जुन के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव राहुल सांस्कृतैन और निराला जी का है। राजनीतिक रूप से सामाजिक जो नागार्जुन है वो साम्यवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं। और अब थोड़ा सा इनके साहित्य में स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। आम जनता में चेतना फैलाने वाले नागार्जुन के साहित्य पर विमर्श का सारांश था कि बाबा नागार्जुन जो थे वो एक जन कवि थे, और वे अपनी कविताओं में आम लोगों के जो दर्द हैं, उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो पीड़ा है उसे वो बयां करते थे। विचारक हॉब्स बॉम ने इस सदी को अतिवादियों की सदी कहा है। उन्होंने कहा कि नागार्जुन का जो व्यक्तित्व है वो 20वीं शताब्दी की तमाम महत्वपूर्ण घटनाओं से निर्मित हुआ था। वे अपनी रचनाओं के माध्यम से शोषण मुक्त समाज और समता मूलक समाज निर्माण के लिए प्रयासरत थे। उनकी विचारधारा यथार्थ जीवन के अंतर विरोधों को समझने में मदद करती थी। नागार्जुन ने कविताओं के जरिए कहीं पे भी उनका जो लड़ाइयाँ लड़ी, और कहीं पर वे कवि के रूप में ही महत्वपूर्ण रहे, और केवल कवि के रूप में ही महत्वपूर्ण नहीं थे अपितु नए भारत के निर्माता के रूप में भी वो दिखाई देते हैं। उन्होंने शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाकर अन्याय और अत्याचार का विरोध करने वाली कविताओं की रचना करके इन्होंने जो है अपने प्रगतिवादी विचार का पोषण किया। और उनकी जो कविताएं हैं उसमें यथार्थ चेतना जो है वो पूरी तरह से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नागार्जुन जो है वो प्रगतिवादी विचारधारा को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया, और उनकी जो जन जीवन की इच्छा की जो निष्ठा है और काम सामाजिक चेतना से जो युक्त है
वो उनमें जनवादी स्वर सबसे ऊपर है। तो और इसकी जो कविताएं हैं कई कारणों से सौंदर्य पाकर जो है मानदंडों पर सोचने पर मजबूर करती हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।